हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज गुरुकुल। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट। सेकंड हमारा टॉपिक होगा सीआर फॉर्मूला। इसका अदर नेम है राजा जी फॉर्मूला। एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे देसाई लियाकत पैक्ट। ओके, तो कल हमने डिस्कस किया था 1939 से किस टाइप से चीजें चेंज हो रही हैं। एक साइकिल घूमने लगा था, बहुत सारी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया था सेप्टेम्बर, 1 सितंबर 1939 हिटलर अटैक करता है पोलैंड के ऊपर। यहां से स्टार्ट होती है वर्ल्ड वॉर 2। अब इंडिया में इस टाइम पर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इसको आप वायसरॉय के नाम से भी जानते हैं, ये है लॉर्ड लिनलिथगो। लॉर्ड लिनलिथगो इंडिया को डिक्लेयर करता है पार्टी टू वॉर। दैट मीन्स इंडिया सपोर्ट कर रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को वॉर में, और उसका मतलब ये भी है कि जर्मनी हमारे ऊपर बॉम्ब ड्रॉप कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर क्या होने वाला है, कांग्रेस के जो लीडर्स उन्होंने एक मीटिंग करी है। मीटिंग होती है वर्धा, एक बार रिवाइज करते जाइए। तो ये मीटिंग होती है वर्धा में। वर्धा में इस मीटिंग में महात्मा गांधी कहते हैं अनकंडीशनल सपोर्ट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको लगता है कि जर्मनी से अच्छा ब्रिटेन है, ब्रिटेन जो भी काम करता है लेजिटमेट तरीके से करता है, तो हमें ब्रिटेन को सपोर्ट करना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कंडीशनल सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट करेंगे वो कंडीशनल होगा। एंड सुभाष चंद्र बोस कहते हैं नो सपोर्ट। वो कह रहे हैं दोनों पार्टीज, जर्मनी एंड ब्रिटेन, दोनों पार्टी जो हैं ये क्या है स्टूडेंट, तो वो कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज जो है ये इंपीरियलिस्टिक पावर्स हैं, हमें दोनों में से किसी को भी सपोर्ट नहीं करना है। इसके बाद वर्धा में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है उसका। इस रेजोल्यूशन के अंडर में पूछा गया ब्रिटिशर से कि ये बताइए आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, आप इंडिया के साथ जो है क्या बिहेव करने वाले हैं, इंडिया को आप कैसे ट्रीट करेंगे, हमें डिफाइन करिए। ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया। ब्रिटिशर्स ने बोला कि देखिए अभी हम कोई भी आपको प्रॉमिस नहीं कर सकते, हम तो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई कर रहे हैं। इसके बाद कांग्रेस की जो मिनिस्ट्री अभी अभी बनी है, 1935 का एक्ट बना था, 1937 में इलेक्शन हुए थे, कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज काम कर रही थी 8 प्रोविंसेस में, उन्होंने रिजाइन कर दिया। सबसे ज्यादा हैप्पी कौन होता है, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग ने इसको बाद में 22 दिसंबर को सेलिब्रेट किया एज डिलीवरेंस डे। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स, अब वॉर में क्या होता है, वॉर में फ्रांस बहुत बुरी तरीके से हारता है। अब ब्रिटेन के ऊपर अटैक होता है, बैटल स्टार्ट होती है। इसका बैटल का नाम था बैटल ऑफ लंदन। बैटल ऑफ लंदन स्टार्ट होती है जुलाई जुलाई 1940। जब बैटल ऑफ लंदन स्टार्ट होती है, देन स्टूडेंट हम देखेंगे इस टाइम पर इंडिया को एक ऑफर दिया गया, और इस ऑफर का नाम है ऑगस्ट ऑफर। ऑगस्ट ऑफर में लॉर्ड लिनलिथगो कहते हैं कि अभी हम ये कर सकते हैं कि जो वायस रॉय की एग्जेक्टिव काउंसिल है उसमें ज्यादा से ज्यादा इंडियंस को ले लेते हैं। इसका मतलब है कि हम इंडियंस को सेंटर में ज्यादा पावर दे देते हैं। सेकंड पॉइंट उन्होंने बोला एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाते हैं। ये वॉर एडवाइजरी काउंसिल ब्रिटिश गवर्नमेंट को हेल्प करेगी वॉर एफर्ट्स में। इस काउंसिल में ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होंगे और दूसरी तरफ इंडियन लीडर्स भी होंगे, जिससे उनको पावर मिलेगी और वो अच्छे से समझ पाएंगे कि वॉर में क्या चल रहा है। नेक्स्ट स्टूडेंट उन्होंने बोला आफ्टर द एंड ऑफ वॉर, ईएनडी वाला एंड, ओके, मतलब वॉर खत्म होने के बाद एक असेंबली बनाई जाएगी। ये असेंबली इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है। इससे पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन याद करिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। अभी कह रहे हैं कि एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो ये असेंबली बनेगी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इस असेंबली में मेनली इंडियंस होंगे। दैट मींस ब्रिटिशर्स हो सकते हैं, ओके, मेनली इंडियंस होंगे। असेंबली बन जाएगी, इंडिया के लिए नया कॉन्स्टिट्यूशन बन जाएगा। इस कॉन्स्टिट्यूशन को ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लेगी कुछ कंडीशंस के साथ। उन्होंने 4 कंडीशन बताई हैं, आपको याद रखनी है 4 कंडीशन, ये क्वेश्चन आ सकता है। पहली कंडीशन इन्होंने बोला कि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें माइनॉरिटी के राइट्स को देखा जाएगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की क्या पोजीशन है उसको देखा जाएगा। थर्ड पॉइंट, प्रिंसली स्टेट्स के साथ जो ट्रीटी साइन हुई है ब्रिटिश गवर्नमेंट की उनको देखा जाएगा। एंड उसके बाद स्टूडेंट फोर्थ पॉइंट जो था, तो आप देखेंगे पहला पॉइंट सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया सॉरी माइनॉरिटी राइट्स, सिविल सर्विसेज जो है आईसीएस उनको देखा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है प्रिंसली स्टेट्स को देखा जाएगा, और उसके बाद डिफेंस को देखा जाएगा। तो 4 पॉइंट इन्होंने बोले हैं कि इनको देखते हुए नए कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। अब ये कह रहे हैं कि इन द मीन टाइम, जब तक ये नहीं हो पा रहा है आप हमें सपोर्ट करिए। तो स्टूडेंट ये था अगस्त ऑफर, हमने इसको रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ये अभी भी इनडायरेक्टली हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हैं। डोमिनियन स्टेटस की कब से बार बार बात कर रहे हैं,
लाइक 1917 में अगस्त डिक्लेरेशन आया था मॉन्टेग्यू का 1917 में। ओके स्टूडेंट, 1917 में जो अगस्त डिक्लेरेशन आया था इसमें भी बोला गया था कि हम इंडियंस को ज्यादा से ज्यादा पावर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन में, बट ये तो चीजें जो है फुलफिल नहीं कर रहे थे। अभी भी आप देखेंगे तो 1940 में फिर से यही बात कर रहे हैं डोमेन स्टेटस की, आप हमें अभी भी आजादी की बात नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, तो यहां से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इसके बाद महात्मा गांधी एकदम से चुप नहीं बैठने वाले, तो महात्मा गांधी एक छोटा मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। इस मूवमेंट का नाम है इंडिविजुअल सत्याग्रह। पहले सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, सेकंड थे जवाहरलाल नेहरू एंड थर्ड सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। ओके स्टूडेंट, ये स्टार्ट होता है अक्टूबर में, तो आप एक तो सीक्वेंस को आपको समझना है। वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है। ओके, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वर्धा में मीटिंग होती है कांग्रेस के मिनिस्टर्स की, एक रेजोल्यूशन पास हुआ, उस रेजोल्यूशन को जब नहीं माना गया कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद हमें ऑगस्ट ऑफर दिया गया क्योंकि बैटल ऑफ लंदन होती है, तो ऑगस्ट ऑफर का बैकग्राउंड आपको याद रखना है, बैटल ऑफ लंदन। इसके बाद स्टूडेंट जब ऑगस्ट ऑफर रिजेक्ट हो गया तो महात्मा गांधी अक्टूबर में फिर एक मूवमेंट लॉन्च करते हैं। नाम क्या है इसका? इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो है एक छोटा मूवमेंट है, बहुत बड़ा मूवमेंट नहीं है, इससे ब्रिटिशर्स को ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। बट महात्मा गांधी इसको क्यों लॉन्च करते हैं? बिकॉज उनके 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, पूरे वर्ल्ड को ये बताना है कि हम अपनी विल से, अपनी मर्जी से ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इंडियंस को ये बताना है कि आप रेडी रहिए, नेक्स्ट मूवमेंट जो हमारा लॉन्च हम करेंगे वो बहुत बड़ा मूवमेंट होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिशर्स को ये बताना है कि हमारी डिमांड्स को मान लीजिए। तो स्टूडेंट्स के मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स के बाद में हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत सारे सत्याग्रही को अरेस्ट भी करती है, धीरे धीरे मूवमेंट खत्म हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो ड्रामेटिक यहाँ पर जो है चेंज आता है वॉर में, वो ये था कि जापान अटैक करता है अमेरिका के ऊपर पर्ल हार्बर। ओके, तो जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर 7th of December 1941। ओके, तो 7th of December 1941 जापान अटैक करता है अमेरिका के ऊपर। अब यहां से चेंज हुआ, अमेरिका एंड जापान, अमेरिका एंड जापान ये वॉर में एंट्री करते हैं। जापान बहुत तेजी के साथ सिंगापुर को जीत रहा है। अब सिंगापुर किसकी कॉलोनी है ये सोचिए स्टूडेंट, तो आपको आंसर मिलेगा ब्रिटेन की। तो अगर सिंगापुर ब्रिटेन की कॉलोनी है और उधर इंडियन ट्रूप्स लड़ रहे हैं, तो इंडियन ट्रूप्स जो है वहां पर कैजुअलिटीज हो रही हैं, बहुत सारे इंडियन ट्रूप्स को पकड़ा गया। इसी टाइप से जापान अटैक करता है मलाया के ऊपर, जिसको आज की डेट में आप जानते हैं मलेशिया के नाम से, तो मलेशिया में इंडियन ट्रूप्स लड़ रहे हैं, इनको पकड़ा गया। फिर जापान अटैक कर रहा है म्यांमार के ऊपर, जिसको उस टाइम पर बर्मा बोलते थे म्यांमार को, तो वहां पर इंडियन ट्रूप्स लड़ रहे हैं, उनको पकड़ा गया। तो आप याद रखना स्टूडेंट, ये जो इंडियन ट्रूप्स इधर पकड़े गए हैं, बाद में इन्हीं को लेकर एक फोर्स बनाई जाएगी जिसको आप जानते हैं आजाद हिंद फौज के नाम से। वो हमारा अलग टॉपिक है, उस टाइम पर हम इसको डिस्कस करेंगे। आजाद हिंद फौज और इंडियन नेशनल आर्मी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। पर सुभाष चंद्र बोस ने इसको बनाया नहीं था, इसकी कमान जो है बाद में उनको दी गई थी। ये टॉपिक मैं आपको अलग से डिस्कस करूंगा। देयर स्टूडेंट, जापान धीरे धीरे सिंगापुर को जीत चुका था, मलेशिया को जीत चुका था, अंडमान निकोबार तक को पहुंच गया था। नेक्स्ट टारगेट अब इंडिया था। जब ब्रिटिशर्स को लगा कि अब तो इंडिया पर अटैक करने वाले हैं, तो इंडियंस का सपोर्ट तो मस्ट है, और दैट्स वाई अब इंडिया को क्या दिया गया स्टूडेंट? क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पर इंडिया में भेजा गया क्रिप्स मिशन। ओके, मार्च 1942 क्रिप्स इंडिया आते हैं, इनका फुल नेम है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये हमें फिर से कुछ प्रपोजल देते हैं। ये प्रपोजल मैंने आपको कल बताए थे। फर्स्ट प्रपोजल क्या था? आफ्टर द एंड ऑफ वॉर। ये इन्होंने पहले भी बोला था, अगस्त ऑफर के टाइम पर चेंज किया था। अगस्त ऑफर में इन्होंने वर्ड किया था, वर्ड जो यूज किया था वो ये था कि आफ्टर द एंड ऑफ वॉर जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी उसमें मेनली इंडियंस होंगे। क्रिप्स प्रपोजल में मेनली वर्ड को चेंज करके सोलली कर दिया गया था। साथ में क्रिप्स प्रपोजल में ये भी बोला गया था कि अगर इंडिया किसी वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से निकलना चाहता है तो वो उसका डिसीजन होगा। तो ये अगस्त ऑफर से थोड़ा आगे बढ़ गए थे, पर साथ में उन्होंने पॉइंट ऐड कर दिया था, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा इंडिया के लिए, अगर उसको कोई प्रोविंस नहीं मानेगी, कल मैंने आपको बताया था 11 प्रोविंस हमारी बन चुकी थी, तो अगर कोई ब्रिटिश प्रोविंस नहीं मानती है जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, तो फिर हम उसको इम्पोज नहीं करेंगे उसके ऊपर नए कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट मीन्स अगर बंगाल जहां पर मुस्लिम लीग की मेजोरिटी है, पंजाब जहां पर मुस्लिम लीग जो है वो मानती है कि हमारी मेजोरिटी मतलब मुस्लिम मेजोरिटी में है। इसी टाइप से आप देखेंगे सिंध NWFP, असम का सिलहट वाला एरिया,
तो मुस्लिम लीग को लगता है कि ये जो एरियाज है यहाँ पर नया कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही है कि हम इन एरियाज के ऊपर फिर इम्पोज नहीं कर सकते न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट मीन्स अगर मान लीजिए 11 की 11 प्रोविंस ये कहती हैं कि हम नहीं मानते न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इसमें एक प्रोविजन था क्रिप्स मिशन में कि ये सारी प्रोविंसेस अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी, इनका अलग से यूनियन हो सकता था। इसका मतलब है स्टूडेंट, इनडायरेक्टली ये इंडिया को तोड़ना चाह रहे थे। हिंदू महासभा ने इस पॉइंट को कि भाई आप ये कह रहे हैं कि कोई भी अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है जो नए कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा, तो हिंदू महासभा ने इस पर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन किया और उसको रिजेक्ट कर दिया था। इसी टाइप से कांग्रेस ने बोला था कि ये अब नहीं चलने वाला है, ये बहुत गलत है जो आप ये कह रहे हैं कि प्रोविंसेस को बहुत ज्यादा पावर मिल जाएगी, ये हम होने नहीं देंगे। कांग्रेस जो है इसको रिजेक्ट करती है। महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल को बोला था पोस्ट डेटेड चेक, और जवाहरलाल नेहरू ने इसमें ऐड कर दिया था विद ए फेलिंग बैंक। ओके स्टूडेंट्स, अब इधर से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हमने जो है डिस्कस किया, एक सीक्वेंस आपको जो है याद रखना है। अब जब ये क्रिप्स प्रपोजल जो है फेल हो जाते हैं, क्रिप्स वापस चले जाते हैं और बड़े एटीट्यूड में थे। ये पता है क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे थे क्रिप्स जो आए थे कि आपको ये प्रपोजल अच्छे लग रहे हैं तो लीजिए, नहीं तो अदरवाइज रिजेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है। तो बड़ा मतलब खराब एटीट्यूड था इनका। अभी वापस चले गए। इसके बाद अब महात्मा गांधी कहते हैं बस बहुत हो गया, अब हमें जो है चुप नहीं बैठना है, और महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा मूवमेंट लॉन्च करने वाले हैं, और इस मूवमेंट का नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। अभी तक महात्मा गांधी के आप देखेंगे स्टूडेंट दो बड़े मूवमेंट थे। पहला मूवमेंट था एनसीएम, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उसका जो इमीडिएट कॉज था वो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है, खिलाफत इशू था वहां पर। दूसरा जो मूवमेंट था उसका नाम है सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसमें लॉ ब्रेक किए थे महात्मा गांधी ने। और अब जो महात्मा गांधी का मूवमेंट है 1942 में, इसका नाम है क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आप देखेंगे स्टूडेंट, पहला एनसीएम हमें कॉपरेट नहीं करना है, सेकंड सीडीएम लॉ ब्रेक करने हैं, और थर्ड क्विट इंडिया, प्लीज अब आप इंडिया से बाहर चले जाइए, निकल जाइए। तो महात्मा गांधी धीरे धीरे एक नेक्स्ट लेवल पर आते जा रहे थे। तो फर्स्ट ये डिस्कस करते हैं कि ये मूवमेंट क्यों लॉन्च हुआ था। स्टूडेंट फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, बिकॉज क्रिप्स प्रपोजल फेल हो गए थे, कोई कॉन्क्रीट प्रपोजल ये हमें नहीं दे रहे थे, दैट्स वाई अब कोई रास्ता नहीं रह गया। सेकेंड पॉइंट, जब वॉर चल रही थी तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वाई? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल ट्रूप्स लड़ रहे हैं हमारे बाहर, तो जो इंडिया में फूड ग्रेन है उसको आपने एक्सपोर्ट कर दिया है। नेक्स्ट इशू ये आया था कि बर्मा से राइस हम इंपोर्ट करते थे, और बर्मा जापानीज ने कंट्रोल कर लिया था, तो वहां से राइस का इंपोर्ट है स्टूडेंट वो नहीं हो पा रहा था, तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्या हो रहा था कि इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश सोल्जर्स की डेड बॉडीज वापस आ रही थी, क्योंकि सिंगापुर, मलेशिया, अंडमान निकोबार यहाँ से हम हार रहे थे, और इंडियंस को लग रहा था कि ब्रिटेन हारने वाला है, इंडिया से भाग सकता है। तो इंडियंस ने क्या किया, बैंक में जो इंडियंस की सेविंग थी उसको निकाला और उसको कन्वर्ट कर दिया गोल्ड में। ओके स्टूडेंट, तो गोल्ड में कन्वर्ट किया। इस चक्कर में इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ने लगी, सेविंग्स जो है बैंक से निकलने लगी, क्योंकि ट्रस्ट खत्म हो गया गवर्नमेंट पर। ये बहुत बड़ा इशू आ गया था। नेक्स्ट इशू ये आया, इसको समझिए आप। ब्रिटेन ने क्या किया, जैसे वो सिंगापुर में हारता है ब्रिटेन, तो सिंगापुर में जो गोरे रहते हैं, जो व्हाइट लोग थे, उनको तो ब्रिटेन ने एवैक्यूएट कर लिया, बट वहां पर जो नेटिव हैं उनको छोड़ दिया। इसी टाइप से मलाया में देखिए, मलाया में जो गोरे लोग हैं उनको तो निकाल लिया, बट जो नेटिव थे उनको छोड़ दिया। बर्मा में भी सेम किया। इसका मतलब है अगर इंडिया में जापान अटैक करता है, इंडिया पर जापान अटैक करता है और आप हार जाते हैं, तो आप तो यहाँ से गोरों को निकालेंगे, भाग जाएंगे, इंडियंस को छोड़ जाएंगे। इसलिए महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आप पहले चले जाइए, आप छोड़ दीजिए इंडिया को। ओके स्टूडेंट, और दैट्स व्हाई महात्मा गांधी क्या करें, क्विट इंडिया। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी, ब्रिटेन को पता है कि अगर अटैक होगा जापान का तो वो कहां से होगा स्टूडेंट, आप खुद सोच सकते हैं, तो अंडमान निकोबार वाली साइड से होगा। अब यहाँ पर इनको लगता था ब्रिटिशर्स को कि उड़ीसा में, बंगाल में जो बड़ी बड़ी बोट्स हैं हमारी फिशरमैन की, जापानीज इनको यूज कर सकते हैं। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने सोल्जर्स को बंगाल, उड़ीसा यहाँ पर पोजीशन कर दिया। उन्होंने क्या किया, ये जो सोल्जर्स हैं इन्होंने अगर किसी मान लीजिए जमींदार है, उसका बहुत बड़ा घर है, हवेली है, तो उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। अगर किसी के पास कार है तो वो उससे छीन ली गई, उसको ट्रूप्स यूज कर रहे हैं। साथ में जो फिशरमैन है उनकी बोट छीन ली गई। तो लोग परेशान हो रहे थे और महात्मा गांधी की तरफ देख रहे थे, कहते महात्मा गांधी आप चुप क्यों हैं। महात्मा गांधी भी समझ गए थे गुस्सा बहुत ज्यादा है लोगों में, अब चुप रहना एकदम से ठीक नहीं होगा, और दैट्स वाई महात्मा गांधी डिसाइड करते हैं कि अब एक मूवमेंट लॉन्च करना होगा। कांग्रेस के अदर लीडर जो थे थोड़े परेशान थे, वो नहीं चाह रहे थे कि नया एक मूवमेंट लॉन्च किया जाए। तो महात्मा गांधी ने उनको चैलेंज कर दिया, उनको बोला
कि आपको आना है तो आइए, अदरवाइज मैं अपने आप से मतलब सैंड को उठाऊंगा, बालू को उठाऊंगा और बहुत बड़ा मूवमेंट खड़ा कर दूंगा, कांग्रेस को मेरा साथ देना है तो दो, नहीं तो मत दो। तो फिर सबको मानना पड़ा। और 1942 में स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, तो 1942 में अगस्त में डेट थी 8 ऑफ अगस्त, मीटिंग होती है कांग्रेस की। कांग्रेस की जो मीटिंग होती है यहाँ पर आप देखेंगे तो कांग्रेस की एक कमेटी जिसका नाम था AICC, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, इसकी मीटिंग होती है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में कांग्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं पूरे इंडिया में, इसमें ये होते थे। अबाउट 350 लीडर्स होते थे। तो AICC की मीटिंग होती है स्टूडेंट, और इस मीटिंग में क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास हुआ। ये मीटिंग कहाँ होती है? बॉम्बे के एक फील्ड में, मैदान में, इसका नाम था ग्वालियर टैंक। ओके, तो ग्वालियर टैंक एक फील्ड है, यहाँ पर ये मीटिंग हुई थी स्टूडेंट, बहुत फेमस। और इधर क्विट इंडिया का रेजोल्यूशन पास होता है। महात्मा गांधी ने फेमस स्पीच दी और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था डू और डाई। यूपीएससी ने 2008 में पूछा हुआ है डू और डाई जो स्लोगन है महात्मा गांधी ने किस मूवमेंट के टाइम पर दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा? क्विट इंडिया मूवमेंट। अब आगे देखिए क्या होता है स्टूडेंट, महात्मा गांधी की जो स्पीच है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। इन्होंने सोल्जर्स को बोला, महात्मा गांधी ने, कि आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट आप ये बोल दीजिए कि क्लियर कट कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे अनआर्म्ड और इंडियंस के ऊपर। नेक्स्ट, इन्होंने जो प्रिंसली स्टेट है वहां के जो लोगों को बोला कि आप ये डिक्लेयर करिए कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्टूडेंट, इन्होंने गवर्नमेंट सर्वेंट्स को बोला कि आपको रिजाइन करने की जरूरत नहीं है, बट आप भी क्लियर करिए कि आप जो है किसको सपोर्ट कर रहे हैं? कांग्रेस को। उसके बाद इन्होंने स्टूडेंट्स को बोला महात्मा गांधी ने कि अगर आपको लगता है कि भाई आपको छोड़नी है स्टडीज अपनी, जो है आपको पढ़ाई छोड़नी है तो छोड़ दीजिए, बट जब तक आजादी नहीं मिल जाती लौट कर मत जाना, क्योंकि पहले ऐसा हो चुका था कि आप छोड़ते थे कॉलेज को, गवर्नमेंट एफिलिएटेड कॉलेज छोड़ दिया, फिर बाद में आप थोड़े टाइम के बाद ज्वाइन कर लेते। तो महात्मा गांधी ने बोला कि अगर छोड़ना है तो छोड़ो, बट उस टाइम तक लौट कर मत जाना जब तक आजादी नहीं मिल जाती। ठीक है, इस टाइप से महात्मा गांधी ने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर बोले हैं स्पीच में। 8 ऑफ अगस्त की बात है। इसी ग्वालियर टैंक में सुचेता कृपलानी, ओके स्टूडेंट, तो सुचेता कृपलानी ये क्या करती हैं? ये जो एक फ्लैग इंडिया का, जिसको हम ट्राई कलर भी बोलते हैं, उसको अनफर्ल करती हैं। सुचेता कृपलानी बड़ी फेमस होती हैं। ओके स्टूडेंट, चीजें आगे बढ़ रही थी। नेक्स्ट डे गवर्नमेंट रेडी थी। नेक्स्ट डे 9th ऑफ अगस्त, तो स्टूडेंट आपको याद रखना है 9th ऑफ अगस्त 1942 ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। ऑपरेशन का नाम है 0R। ओके, अंडर 0R कांग्रेस के जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सबको अरेस्ट कर लिया गया। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सबको अरेस्ट कर लिया गया। तो अब लीडरशिप खत्म होगी क्योंकि वो जेल में है। तो इस टाइम पे स्टूडेंट कांग्रेस के जो सेकंड लाइन वाले जो लीडर्स थे उनके हाथों में कमान आ जाती है। साथ में लोगों को टाइम भी नहीं मिला, उनको ये बताया नहीं गया कि भाई आपको करना क्या है, आप कैसे जो है रिएक्ट करेंगे। और जब ये लीडर्स के ऊपर अटैक हुआ, इनको जेल में डाला गया, तो फिर अब समझ में नहीं आ रहा था, कैओस टाइप का क्रिएट हो गया। तो इंडियंस ने क्या किया, किसी के माइंड में आ रहा है चलिए यार मैं ना क्या करता हूँ कि जो टेलीग्राफिक लाइन है उसको काट देता हूँ। तो उसने टेलीग्राफिक लाइन को जाकर काट दिया। किसी को लगा मुझे पत्थर मारना है, कहां पर जाकर? रेलवे स्टेशन। उसने जाकर पत्थर मार दी रेलवे स्टेशन पर। किसी ने बस स्टैंड पर पत्थर फेंके। ओके स्टूडेंट, किसी ने गोरे जो है उनके शोरूम्स पर पत्थर फेंके। अब इनसे पूछा गया कि भाई वायलेंस क्यों कर रहे हैं, तो ये आंसर दे रहे हैं कि हम किसी को मार थोड़ी ना रहे हैं, हम तो टेलीग्राफिक लाइन को कट कर रहे हैं, हम तो जो रेलवे ट्रैक्स है उनको हटा रहे हैं, उनको उखाड़ रहे हैं, हम किसी को मार नहीं रहे हैं। वायलेंस थोड़ी ना होता है, बट वायलेंस हो रहा है। तो वायलेंस हुआ। महात्मा गांधी जेल में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट महात्मा गांधी की तरफ देख रही है, महात्मा गांधी जी क्रिटिसाइज करिए। जब भी वायलेंस होता है आप तो उसको रोक देते हैं। अभी क्या हुआ, तो महात्मा गांधी चुप है। महात्मा गांधी इस वायलेंस को कंडेम नहीं कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अब देखिए इंडियंस ने वायलेंस किया तो दूसरी तरफ से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी वायलेंस किया। इस मूवमेंट में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एयरफोर्स को यूज किया। एयरक्राफ्ट के थ्रू मशीन गन से हमारे ऊपर फायरिंग होती है, दोनों तरफ से कैजुअलिटीज हो रही थी। तो वायलेंस बहुत इंटेंस था, चीजें चल रही थी। महात्मा गांधी जेल में थे। और जो लीडरशिप है स्टूडेंट वो आपको याद रखना है, जो लीडरशिप है ये जैसे हमने डिस्कस किया था, जो सेकंड लाइन थी कांग्रेस के लीडर्स की उनके पास आ गई थी। तो इस टाइम पर हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं जो अंडरग्राउंड होकर काम करते हैं, इनके नेम आपको याद रखने हैं। तो आप याद रखना, अरुणा आसफ अली ये एक इंपॉर्टेंट लीडर थी। उसके बाद राम मनोहर लोहिया, ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं।
यूपी की जो समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की जो समाजवादी पार्टी है, वो राम मनोहर लोहिया जी से इंस्पिरेशन लेती है। ओके, नेक्स्ट देखिए अच्युत पटवर्धन, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक बहुत फेमस लेडी हैं और आजादी के बाद ये उत्तर प्रदेश की फर्स्ट लेडी चीफ मिनिस्टर है। तो पूरे इंडिया में किसी प्रोविंस की अगर लेडी चीफ मिनिस्टर बनी है तो ये है सुचेता कृपलानी, कहाँ की, उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण, इनका शॉर्ट फॉर्म है जेपी। इमरजेंसी के टाइम पर ये बहुत ज्यादा फेमस होते हैं। इंदिरा गांधी जी के अगेंस्ट कोई खड़ा हुआ था इमरजेंसी के टाइम पर तो वो जेपी थे। ओके स्टूडेंट, जयप्रकाश नारायण। आचार्य विनोबा भावे के साथ भी थे ग्रामदान एंड भूदान मूवमेंट में। आगे बढ़ते हैं, बीजू पटनायक, ये उड़ीसा से आते हैं। इनके बेटे का नाम है श्री नवीन पटनायक। अभी आप देखेंगे चीफ मिनिस्टर थे उड़ीसा के, इस बार ये हार गए, इनकी पार्टी हार गई है, बीजेपी उड़ीसा में जीत चुकी है। ओके स्टूडेंट, तो उससे पहले ये इनके बेटे नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर रहे, ये भी चीफ मिनिस्टर रहे उड़ीसा के आजादी के बाद। उसके बाद उषा मेहता। उषा मेहता एक बहुत फेमस नेम है स्टूडेंट। उषा मेहता ने क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर ऑल इंडिया कांग्रेस रेडियो को ऑपरेट किया। इन्होंने रेडियो बनाया, उसको ऑपरेट किया। बिकॉज जैसे ही क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ, ब्रिटिशर्स ने बहुत सारे जो है आप देखेंगे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, लीडर्स के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए, रेडियो जो है वो बैन कर दिए गए, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो अब लीडर जो है वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे लोगों के साथ। तो उषा मेहता एक कांग्रेस रेडियो ऑपरेट करती हैं, राम मनोहर लोहिया इस पर बोलते थे और लोगों तक अपनी बातें पहुंचाते थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलता था कि ये तो बॉम्बे से ऑपरेट हो रहा है, तो वहां पर पुलिस पहुंचती थी, बट उससे पहले उषा मेहता इसका प्लेस चेंज करती थी, दूसरे एरिया में ले जाती थी। इस टाइप से ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा परेशान किया है इस रेडियो ने। इसका नाम था कांग्रेस रेडियो और इसके पीछे कौन है, उषा मेहता। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, तो आप देखेंगे ये है सुचिता कृपलानी जी। ओके स्टूडेंट्स, ये आप देखेंगे तो ये है हमारी उषा मेहता। इधर देखिए ये है राम मनोहर लोहिया। इधर आते हैं स्टूडेंट्स, तो ये है जयप्रकाश नारायण। ओके स्टूडेंट्स, और ये है बीजू पटनायक। इस टाइप से हम देखते हैं बहुत सारे हमारे लीडर्स हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। सॉरी स्टूडेंट, ये अच्युत पटवर्धन है। ओके, अच्युत पटवर्धन। तो इस टाइप से ये हमारे लीडर्स हैं जिनके हाथ में कमान है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। फिर से देख सकते हैं, उषा मेहता, ये है हमारे राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, अच्युत पटवर्धन एंड जयप्रकाश नारायण। तो इस टाइप से ये लीडर्स हैं जिन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया था। क्विट इंडिया मूवमेंट में वायलेंस हो रहा है और क्विट इंडिया मूवमेंट का एक यूनिक फीचर है, वो है पैरेलल गवर्नमेंट्स का फॉर्म होना। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ऐसे बहुत सारे एरियाज थे जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियंस ने भगा दिया, वायलेंस हुआ, इंडियंस को भगा दिया और वहां पर अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली, अपना रेवेन्यू सिस्टम बना लिया, अपना जो है पुलिस सिस्टम बना लिया। इवन ऐसी भी हमने देखा है कि पैरेलल गवर्नमेंट से इनकी अपनी आर्मी भी होती थी, आर्मी विंग होती थी। तो टाइप से स्टूडेंट अगर आपसे पूछा जाएगा पैरेलल गवर्नमेंट किस मूवमेंट की किस मूवमेंट का इंपॉर्टेंट फीचर है, तो आपका आंसर होगा क्विट इंडिया मूवमेंट। चलिए, तो पैरेलल गवर्नमेंट की बात करते हैं। पहली जो पैरेलल गवर्नमेंट बनती है ये बनती है बलिया में, यूपी में। अगस्त में मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और अगस्त में ये गवर्नमेंट बन जाती है। दैट मीन्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बलिया में, यूपी में, ईस्टर्न यूपी में पड़ता है बलिया, वहां से ब्रिटिश गवर्नमेंट को भगा दिया गया और पावर किसके पास आ जाती है, पैरेलल गवर्नमेंट के पास। इसमें जो लीडर थे, ये नेम आपको रखना है, चित्तू पांडे, इनका नाम था चित्तू पांडे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट। सेकंड जो पैरेलल गवर्नमेंट बनती है तामलुक। तामलुक कहां पर है, बंगाल। ये गवर्नमेंट वर्क करती है फ्रॉम दिसंबर 1942 टू सितंबर 1944। ओके स्टूडेंट, तो दिसंबर 1942 से लेकर सितंबर 1944 तक तामलुक की जो गवर्नमेंट है ये वर्क करती है। तामलुक की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसकी अपनी एक आर्मी विंग थी, इसका नाम था विद्युत वाहिनी। एक्चुअल में जो नेम है वो आएगा वी फॉर वैन से, बट बंगाल में क्या होता है, वी फॉर वैन का बी फॉर बॉय हो जाता है, तो इसलिए नाम हो गया विद्युत वाहिनी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर स्टूडेंट इनका अपना एक माउथ पीस मतलब न्यूज़पेपर भी था, इसका नाम था बिप्लबी। ओके, बिप्लबी का मतलब होता है आंधी तूफान, स्टॉर्म, तो इनका एक अपना न्यूज़पेपर भी है बिप्लबी। इस गवर्नमेंट ने अमीरों को लूटा और गरीबों में बांटा। जैसे फॉर एग्जांपल राइट्स को लूटा अमीरों से, गरीबों में बांट दिया। फेमाइन के टाइम पर अच्छा वर्क किया। तो इस टाइप से तामलुक की गवर्नमेंट बहुत ज्यादा फेमस होती है। इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन थे स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं अजय कुमार, मातंगिनी हजारा, सतीश चंद्रा, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। इनमें से आपको फोकस करना है मातंगिनी हजारा। ये कौन है,
तो स्टूडेंट मातंगी हजारा को आप पढ़ भी सकते हैं। बंगाल में एक पुलिस स्टेशन है जिसको कंट्रोल करना था, इंडियंस उसके पुलिस स्टेशन को घेरने जा रहे थे। पुलिस खड़ी हुई है, उसने गोली चलाना स्टार्ट कर दिया, मातंगी हजारा को एक दो गोली लगती है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ती जाती हैं। इनकी एज एज पता है आपको स्टूडेंट कितनी है? तो ये 70 ईयर्स की है, 70। ओके, इस एज में गोली खाकर भी आगे बढ़ रही थी। अभी तो आज की डेट में एक इंडियन होगा ना, उसकी एज होगी 70 ईयर्स, वो चल भी नहीं पाएगा, तो गोली खा के आगे बढ़ रही थी। तो आप देखिए ये होती है हिम्मत। तो स्टूडेंट ये आगे बढ़ती जाती हैं, लास्ट में एक गोली इनके सर में लगती है और इनकी डेथ हो जाती है। तो मातंगिनी हजारा बंगाल में इनकी जो है मूर्तियां भी बनी हुई हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये जो गवर्नमेंट है पैरेलल गवर्नमेंट तामलुक की बहुत ज्यादा फेमस होती है। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट थी वो थी सतारा महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश पीसीएस में, लॉन्गेस्ट लास्टिंग पैरेलल गवर्नमेंट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आपका आंसर होगा सतारा महाराष्ट्र। ये जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, इसको महात्मा गांधी ने कॉल किया था। महात्मा गांधी ने बोला था कि आप सरेंडर कर दीजिए, तो महात्मा गांधी का कॉल सतारा की जो पैरेलल गवर्नमेंट है उसके लिए आया था। यहाँ पर स्टूडेंट फेमस लीडर हैं वाई.बी. चवन एंड नाना पाटिल। ओके, अब देखिए कुछ क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले कौन सी गवर्नमेंट बनती है? तो आपका आंसर होगा बलिया यूपी। लॉन्गेस्ट लास्टिंग गवर्नमेंट कौन सी थी? तो आपका आंसर होगा सतारा महाराष्ट्र। और उसके बाद आपसे क्वेश्चन आएगा कि विद्युत वाहिनी जो है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ये किसकी आर्मी विंग थी? तो आपका आंसर होगा तामलुक, जो पैरेलल गवर्नमेंट है उसका। ओके स्टूडेंट, तो आप देखिए वायलेंस चल रहा है, महात्मा गांधी जेल में थे और महात्मा गांधी वायलेंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे हैं, ये पॉइंट आपको रखना है। तो महात्मा गांधी वायलेंस को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इस टाइम पर महात्मा गांधी ने क्या किया? तो महात्मा गांधी ने जेल में एक फास्ट रखा। महात्मा गांधी ने जेल में एक फास्ट रखा। महात्मा गांधी ने फास्ट क्यों रखा? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रेशराइज कर रही कि आप क्रिटिसाइज करिए। महात्मा गांधी ने बोला कि भाई आप जो वायलेंस कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट को उन्होंने आंसर दिया, आप जो वायलेंस कर रहे हैं इंडियंस उसका क्या कर रहे हैं? रिप्लाई कर रहे हैं। बट महात्मा गांधी ने एक फास्ट रखा। जब एक फास्ट रखा उन्होंने जेल में, तो स्टूडेंट अब क्या हो रहा है कि उनकी तबीयत गड़बड़ होती जा रही है। इस टाइम पर ब्रिटेन का जो प्राइम मिनिस्टर है दैट वाज चर्चिल। ओके, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल महात्मा गांधी को पसंद नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर जब महात्मा गांधी जी ने फास्ट रखा और उनकी तबीयत गड़बड़ हो रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है चाहती है कि इनको रिलीज कर दिया जाए, तो विंस्टन चर्चिल कह रहे हैं कि नहीं। उन्होंने एक लाइन यूज की थी, उन्होंने बोला था कि जब हम पूरे वर्ल्ड में जीत रहे हैं, इस टाइम तक ब्रिटेन जो है वो वर्ल्ड वॉर 2 में जीतने लगा था। तो चर्चिल कह रहा है कि जब हम पूरे वर्ल्ड में जीत रहे हैं तो मैं एक बूढ़े आदमी के सामने नहीं हार सकता। ये सेम वर्ड यूज किए थे चर्चिल ने। अब महात्मा गांधी स्टूडेंट कहाँ पर थे? तो ये बॉम्बे में थे इस टाइम पर, पूना में। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई महात्मा गांधी की तबीयत गड़बड़ हो रही है, रिलीज आप करने नहीं दे रहे हैं। देन जो यहाँ पर अथॉरिटी है उसने क्या किया, अगर महात्मा गांधी की डेथ होगी तो आगे क्या करना है? तो यहाँ पर लकड़ियां वगैरह मंगा ली गई कि भाई अगर महात्मा गांधी की डेथ होगी तो इधर इनका लास्ट राइट कर देंगे, RITE। अब महात्मा गांधी जो है, जब उन्होंने देखा कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है और ब्रिटिश गवर्नमेंट सुनने को रेडी नहीं है, तो उन्होंने फास्ट को तोड़ दिया। अब आपको हंसी भी आ रही होगी, महात्मा गांधी ने फास्ट में तोड़ दिया, क्या वो डर गए? नहीं, ऐसा नहीं था। महात्मा गांधी ने फास्ट इसलिए तोड़ा क्योंकि महात्मा गांधी को लगता है कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है कि मैं मर जाऊं, देन मैं नहीं मरूंगा। ओके, ऐसा बहुत बार हुआ है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाहती है महात्मा गांधी वो नहीं करते। तो यहाँ पर उन्होंने जो है फास्ट को तोड़ दिया है। उसके बाद उनको रिलीज कर दिया गया है। आप याद रखेंगे मई 1944 में महात्मा गांधी को रिलीज कर दिया गया और धीरे धीरे मूवमेंट जो था खत्म हो गया। ऑफिशियली कभी भी इसको कॉल्ड ऑफ नहीं किया गया है। महात्मा गांधी ने एनसीएम को कॉल्ड ऑफ किया आफ्टर चौरी चौरा। महात्मा गांधी ने सीडीएम को बंद कर दिया था जब पार्टिसिपेशन खत्म हो गया था। बट क्विट इंडिया मूवमेंट को कभी भी ऑफिशियली बंद नहीं किया गया था। ओके स्टूडेंट, ये पॉइंट आपको याद रखना। यहाँ तक एक सीक्वेंस क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, एक तरफ वॉर में जो वर्ल्ड वॉर 2 चल रही है उसमें ब्रिटेन जीत रहा था और ब्रिटेन को ये क्लियर था कि अब इंडिया को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, इंटरिम गवर्नमेंट तो बनानी पड़ेगी। बट एक इश्यू और आ रहा था। इश्यू ये था कि मुस्लिम लीग कह रही है, मोहम्मद अली जिन्ना कह रहे हैं कि मुझे तो पाकिस्तान चाहिए। इंडिया में 2 नेशन है, वो बार बार 2 नेशन थ्योरी को जो पॉपुलराइज कर रहे थे। 2 नेशन मतलब वो कहते थे कि इंडिया में 2 नेशन है। एक नेशन है जो इस्लाम के जो लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले, उनसे मिलकर बना हुआ है, और दूसरा जो नेशन है उसको वो कहते थे हिंदू नेशन है। वो कह रहे दोनों नेशन साथ में नहीं रह सकते। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे एक नेशन जिसको वर्शिप करता है, दूसरा नेशन उसको खाता है। फिर वो कहते हैं एक नेशन उसके जो हीरो हैं,
जो दूसरा नेशन है उसके वो विलेन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे वो कह रहे हैं हिंदू नेशन है, तो हिंदू नेशन के जो हीरो हैं कौन है, महाराणा प्रताप, शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह जी, तो वो कह रहे हैं कि ये हमारे विलेन है। हमारे हीरो जो है जैसे गौरी, गजनवी, ये इसके विलेन है। तो ये टू नेशन थ्योरी बड़ी फेमस हो रही थी मोहम्मद अली जिन्ना की। और मोहम्मद अली जिन्ना जो है इस टाइम पर पाकिस्तान की बार बार रट लगा रहे थे, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो आपको एक पॉइंट याद रखना है, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट बंद हुआ और महात्मा गांधी को जेल से रिलीज किया गया, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट तो रेडी है आपको पावर देने के लिए, बट आपस में आप लड़ने लगे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में नहीं बन रही थी। मोहम्मद अली जिन्ना बार बार किसकी बात कर रहे थे, मोहम्मद अली जिन्ना क्या कह रहे थे कि मुझे क्या चाहिए, पाकिस्तान। और आपको एक पॉइंट भी याद रखना है, जब ये क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था तो इस टाइम पर हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, इवन आप देखेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इन्होंने किसको सपोर्ट किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया इसने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, हिंदू महासभा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था। और साथ में आप देखते हैं स्टूडेंट, तो मुस्लिम लीग ने तो वो तो ऑलवेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही सपोर्ट करती थी। तो अब मूवमेंट जब खत्म हुआ, महात्मा गांधी को जेल से रिलीज कर देगा। सबसे बड़ी दिक्कत है मुस्लिम लीग को कैसे मनाया जाए कि वो अपनी पाकिस्तान की डिमांड छोड़ दे, क्योंकि अगर मुस्लिम लीग जो है सपोर्ट नहीं करेगी तो आजादी में और ज्यादा डिले हो सकता है। तो दैट्स वाई जब महात्मा गांधी को जेल से रिलीज किया गया तो उसके बाद मुस्लिम लीग को मनाने के लिए एक फॉर्मूला रेडी किया गया। इस फॉर्मूले का नाम है स्टूडेंट CR फॉर्मूला। ओके, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला, इसका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फॉर्मूला। क्लियर? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महात्मा गांधी के रिलेटिव भी हैं। महात्मा गांधी के बेटे की शादी किससे हुई है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की बेटी से। इनको राजा जी भी बोला जाता है। जब कांग्रेस की मिनिस्ट्री फॉर्म हुई थी तो जो राजा जी थे वो मद्रास के चीफ मिनिस्टर थे, आजादी के बाद भी मद्रास के चीफ मिनिस्टर रहे। ओके स्टूडेंट, तो इस टाइप से ये फॉर्मूला दिया गया है। और फॉर्मूला कब दिया गया, 1944। रेडी किसने किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी ने, इनका नाम अदर नेम राजा जी है। किसकी ब्लेसिंग है, महात्मा गांधी। ओके स्टूडेंट, ये फॉर्मूला क्या कहता है समझिए, वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट पॉइंट। ये फॉर्मूला कहता है कि जो मुस्लिम लीग है उसको सपोर्ट करना पड़ेगा कांग्रेस को, ठीक है। और जब मुस्लिम लीग कांग्रेस को सपोर्ट कर देगी तो आजादी जल्दी मिल जाएगी। आजादी मिलने के बाद मतलब जब पावर हाथ में आ जाएगी इंडियंस के, उसके बाद मुस्लिम लीग की जो डिमांड है उसको देखा जाएगा, क्या डिमांड थी। तो फॉर्मूला कहता है कि मुस्लिम लीग ये कहती है कि जहां पर मेजोरिटी में मुस्लिम्स हैं उनको अलग कर दिया जाए। तो फॉर्मूला कहता है ठीक है भाई, हम ये देखेंगे कि आप जहां जहां मेजोरिटी में, मतलब मुस्लिम जहां मेजोरिटी में, दो डायरेक्शन में है, एक है नॉर्थ वेस्ट वाला और दूसरा जाए कहां पर, ईस्ट में। मतलब नॉर्थ वेस्ट आप समझ गए होंगे, NWFP, सिंध, पंजाब, और दूसरा पार्ट कहां पर हो गया, बंगाल और असम का कुछ एरिया। तो फॉर्मूला ये कहता है कि ओके, आजादी मिलने के बाद या जब पावर हमारे पास आ जाएगी, मतलब इंडियंस के हाथ में आ जाएगी, तो फिर प्लेबिसाइड कराया जाएगा, लोगों से पूछा जाएगा, ठीक है। प्लेबिसाइड मतलब लोगों से पूछा जाएगा कि क्या वो अलग होना चाहते हैं। अब किस कौन से लोगों से पूछा जाएगा, क्या पूरे जो इंडिया में लोग रहते हैं उनसे नहीं, जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में वहां के लोगों से पूछा जाएगा, एडल्ट पॉपुलेशन से पूछा जाएगा, प्लेबिसाइड होगा। ओके स्टूडेंट, अब ये फॉर्मूला ये कहता है कि प्लेबिसाइड के बाद अगर जो वहां पर रहने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये समय अलग होना है तो अलग नेशन बना दिया जाएगा। बट कुछ चीजों में जो अब जैसे फॉर एग्जांपल 2 यूनिट बन गई, तो फिर भी ये 2 यूनिट कुछ चीजों में जो है कॉमन जो है चीजों को शेयर कर सकती है, जैसे डिफेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो ये साथ में हम देख सकते हैं। बट 2 यूनिट बना दी जाएंगी, ये फॉर्मूला क्लियर कहता है। बट कब बनेगा, जब ये रेफरेंडम या सॉरी प्लेबिसाइड हम यूज कर सकते हैं, प्लेबिसाइड होगा और लोग उसके फेवर में वोट करेंगे। प्लेबिसाइड मतलब वोटिंग होगी। अब स्टूडेंट इशू क्या आया, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते हैं कि जो वोटिंग होगी उसमें केवल एडल्ट मुस्लिम पॉपुलेशन पार्टिसिपेट करेगी। महात्मा गांधी कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, महात्मा गांधी कहते हैं भाई सारे बंदे पार्टिसिपेट करेंगे, मुस्लिम्स एंड नॉन मुस्लिम्स। तो मोहम्मद अली जिन्ना इस बात पर अड़ गए और वो कह रहे नहीं जी, वोटिंग तो केवल मुस्लिम लोग ही करेंगे, मतलब मुस्लिम ही ये बताएंगे कि उनको अलग नेशन चाहिए नहीं चाहिए। या फॉर एग्जांपल बंगाल है, तो ये कह रहे हैं कि बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, ओके, बंगाल में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है ओनली ये लोग जो एडल्ट है ये पार्टिसिपेट करेंगे। तो महात्मा गांधी कह रहे हैं बंगाल में तो हिंदू भी हैं, बंगाल में दूसरी कम्युनिटी भी है, वो भी तो पार्टिसिपेट करेंगे। वो कह रहे नहीं, ओनली मुस्लिम। तो मोहम्मद अली ने इस बात पर अड़े हुए हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब ये सॉल्यूशन मिल नहीं पा रहा था और ये फॉर्मूला रिजेक्ट हो गया। ओके, किसने रिजेक्ट करा दिया, मोहम्मद अली जिन्ना, ये आपको याद रखना है।
मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। ये फॉर्मूला जो है क्या पाकिस्तान की बात करता है, क्या दो स्टेट की बात करता है? यस, आपको याद रखना है, यस करता है, क्योंकि क्लियर कट कह रहा है प्लेबिसाइड के बाद अगर वोटिंग होती है कि एक अलग नेशन बनना चाहिए, अलग कंट्री बनना चाहिए, तो वो बनाया जाएगा, मतलब दो यूनिट हो जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट को आप कॉमन रख सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट सीआर फॉर्मूला, ये पाकिस्तान की बात करता है, यस करता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए 1945, क्लियर था कि ब्रिटेन जीत जाएगा, अमेरिका जीत जाएगा, मतलब एलाइड पावर जीत जाएंगे। इस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्लियर था कि इंडियंस को कुछ पावर देनी है, बट जैसा मैंने बताया था प्रॉब्लम क्या चल रही थी, मोहम्मद अली जिन्ना क्या रट लगा रहे हैं, मुझे तो चाहिए पाकिस्तान, तो किधर रट लगा रहे थे, पाकिस्तान चाहिए, मैं नहीं मानूंगा पाकिस्तान से कम पर। तो इस टाइम पर ये इंडिया में प्रॉब्लम चल रही है। तो अब देखिए आगे क्या होता है। एक है कांग्रेस के लीडर, इनका नाम है भूला भाई देसाई। ओके, इनका नाम है भूला भाई देसाई। भूला भाई देसाई। और दूसरे हैं मुस्लिम लीग के लीडर, इनका नाम है लियाकत अली। आपको एक पॉइंट याद रखना है, लियाकत अली खान पाकिस्तान के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं। और इन लियाकत अली खान फेमस है, इन्होंने एक पैक्ट साइन किया था जवाहर नेहरू के साथ। ओके, उसको कहते हैं नेहरू लियाकत पैक्ट, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको याद रखना है ये दोनों फ्रेंड थे। एक है भूला भाई देसाई कांग्रेस के लीडर, दूसरे कौन है स्टूडेंट, लियाकत अली खान, ये किसके लीडर हैं? तो आपको रखना ये किसके लीडर हैं? मुस्लिम लीग के। ये दोनों फ्रेंड है। तो ये आपस में डिस्कशन करते हैं कि यार आगे हम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है। तो यहाँ पर इन्होंने डिसाइड किया कि इंटरिम गवर्नमेंट जो बनेगी, इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब है जब तक इंडियंस के पास पावर नहीं आ रही है, ब्रिटिश गवर्नमेंट इस टाइप से बातें कर रही थी कि आपको कुछ पावर शेयर कर देते हैं, पावर दे देते हैं। तो इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही थी, मतलब टेम्पररी गवर्नमेंट। तो यहाँ पर डिसाइड करते हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें जो मेंबर्स होंगे, तो मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस को बराबर बराबर सीट दे दी जाएगी। ओके स्टूडेंट, मतलब जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी उसमें मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब आप देखिए एक तरफ तो मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 20% के आसपास है, बट दूसरी तरफ जो है रिप्रेजेंटेशन बराबर देने की बात हो रही थी। तो इस टाइप से पैक्ट साइन हो गया। इसको भी मोहम्मद अली जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया है। ओके स्टूडेंट, तो ये जो था पैक्ट ये भी फेल हो गया है। तो इस टाइम पर आप ये समझ गए होंगे कि अब जो मेन इशू था वो था इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ब्रिटिश गवर्नमेंट अब पावर शेयर करने के लिए रेडी थी। हाँ, अभी क्लियर कट आजादी की बात नहीं हो रही थी, बट इंटरिम गवर्नमेंट की बात होने लगी थी, सेंटर में पावर शेयर करने की बात होने लगी थी। ओके स्टूडेंट, तो आगे यहाँ से क्या होने वाला है, तो कल हम डिस्कस करेंगे वेवेल प्लान, बहुत इंपॉर्टेंट है वेवेल प्लान। उसके बाद हम देखेंगे इलेक्शन होंगे इस टाइम पर। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर इलेक्शंस नहीं हो पाए थे प्रोविंसेस में, अब फिर से इलेक्शंस होंगे। और इन इलेक्शंस में मुस्लिम लीग को अच्छी खासी मुस्लिम सीट्स मिलने वाली हैं, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम कैबिनेट मिशन को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा जून का प्लान आएगा जिसको हम बोलते हैं माउंट बैटन प्लान। उसके बाद स्टूडेंट हमारा जो है एक एक्ट पास होगा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। तो ये सारे जो है टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। अभी तक का जो सीक्वेंस है एक बार फिर से आप इनको रिवाइज कर लेना, ठीक है, सीक्वेंस को लिख लेना, क्योंकि यहाँ से सीक्वेंस से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।